नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सब लोगों के चैनल में आप लोगों का एक बारी फिर से स्वागत है। आज से करीबन करीबन चार वर्ष पहले के आसपास की बात है, जब मेरा पहला इंटरेक्शन हुआ था विवेक अग्निहोत्री जी के साथ। एक इंटरव्यू किया था हमने, एक पॉडकास्ट किया था जिसको काफ़ी लोगों ने पसंद किया, काफ़ी लोगों ने उसको सराहा भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, इन केस आपने अभी तक नहीं देखा है तो माई रिक्वेस्ट टू यू वुड बी प्लीज़ गो अहेड एंड वॉच इट। ये इंटरव्यू किया गया था कश्मीर फाइल्स के रिलीज़ होने के पहले, जिस समय कश्मीर फाइल्स की एडिटिंग चल रही थी और विवेक सर बिजी थे उसको फाइनल टचेस देने में। उस समय उन्होंने समय निकाल के हमारे साथ इंटरेक्शन किया था। और पल्लवी जोशी मैम, जो कि उनकी वाइफ है, नेशनल अवार्ड विनर है, उन्होंने भी हमारे साथ एक इंटरेक्शन किया था जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दिया हुआ है। वाई एम आई टॉकिंग अबाउट हिम? और इस वीडियो का थंबनेल जो ये कहता है कि विवेक अग्निहोत्री आखिरकार हैं कौन, ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ? ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि 5 तारीख को बंगाल फाइल्स के नाम से एक मूवी इनके द्वारा रिलीज़ करी गई, जो कि डायरेक्ट एक्शन डे जो बंगाल में हुआ था उसकी कहानी को आपके सामने प्रस्तुत करता है। उन फैक्ट्स को, उन फिगर्स को, इतिहास के उस काले पन्ने को आपको उस काले पन्ने के साथ अवगत कराता है जिसके बारे में काफ़ी लोग बात करना नहीं चाहते। हैविंग सेड दैट, आपको ये भी बता दूं कि इस फिल्म के बनने के पहले, यानी आज से करीबन 3 वर्ष पहले, मैं डायरेक्ट एक्शन डे के ऊपर गोपाल पाठक जी के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी एक लाइव सेशन के दौरान कर चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दिया हुआ है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो कृपया करके वो भी देखिए। वो अलग कॉन्वर्सेशंस हैं। ये जो फिल्म रिलीज हुई है ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में है और हर लोगों के दिमाग में एक ही सवाल आ रहा है कि आखिरकार ये कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर है कौन? विवेक अग्निहोत्री सर, विवेक रंजन अग्निहोत्री सर। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को उन सब बातों से अवगत कराऊं जो उनकी लाइफ को आपके सामने पूरी तरीके से प्रस्तुत करती है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है और इस वीडियो को मैंने 2 भागों में बांटने की कोशिश करी है, जहाँ पे बंगाल फाइल्स के ऊपर किस तरीके की राजनीति खेली जा रही है, उसके ऊपर क्या एलिगेशंस लग रहे हैं, और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो आपको उस इतिहास को दिखाने की कोशिश कर रही है जो कि हमारे एक काला पन्ना है, जहाँ पे हज़ारों हिंदुओं को बेरहमी से एक समुदाय विशेष के द्वारा मार दिया गया, काट दिया गया, उनको उनको नेस्तनाबूद करने की कोशिश करी गई। क्यों आखिरकार ये सत्य दिखाने के बावजूद भी लोग उतने ज़्यादा उस नंबर्स में जाके इस फिल्म को नहीं देख रहे हैं जो कि ये फिल्म डिजर्व करती है? सैयारा जैसी फिल्म जिसको पीआर के माध्यम से 200-300 करोड़ रुपए की कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया गया, क्यों बंगाल फाइल्स जो है 20 करोड़ का आंकड़ा उसने रिसेंटली पार किया है, इवन आफ्टर 10 डेज ऑफ बिजनेस वर्क? आखिर क्यों हिंदू ही इन फिल्मों को प्रोत्साहित करने की कोशिश नहीं करता, और आखिर क्यों हिंदू ऐसे कैरेक्टर्स के इतिहास के बारे में ज़्यादा बात करता है, यानी कि विवेक रंजन अग्निहोत्री के बैकग्राउंड के, पहले जो इनका बैकग्राउंड था उसके बारे में बात करता है? इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको ये भी बता दूं कि जब मैंने विवेक अग्निहोत्री सर के साथ इंटरव्यू किया था, उन्होंने उस वीडियो में एक्सेप्ट किया था कि उनकी मानसिकता जब वो बड़े हो रहे थे, टीनेजर की उम्र से जब वो गुजर रहे थे, तो ही हैड एन नक्सलेट काइंड ऑफ एन एटीट्यूड। एक कम्युनिस्ट जो है उस तरीके का एटीट्यूड था उनका, पर धीरे धीरे वाइल ही केम अक्रॉस हिस्ट्री ऑफ इंडिया प्रॉपर तरीके से, उनकी मानसिकता किस तरीके से चेंज हुई और किस तरीके से लेफ्टिस्ट वाले कॉर्नर से निकल के वो अपेरेंटली जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर राइटिस्ट कॉर्नर है उसके अंदर शामिल हो गए। जैसे मैंने कहा, वीडियो 2 भाग में है। ये वीडियो मेरे नॉर्मल वीडियो से थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो धैर्य के साथ इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपके सामने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस फिल्म से रिलेटेड और विवेक अग्निहोत्री सर की लाइफ से रिलेटेड मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हैविंग सेड दैट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी बहुत सारे वीडियोस हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो वीडियोस हैं उनको भी देखें ताकि आप रिलेवेंस समझ पाओ कि विवेक सर के बारे में आखिरकार मैं बात करने के लिए क्यों आया हूँ। वीडियो ख़त्म होने के बाद अगर आप लाइक करते हैं तो आपके पास हाइप का भी एक ऑप्शन आएगा। कृपया करके हाइप पे क्लिक करें ताकि वीडियो लोगों तक पहुंच सके। और ये जो स्ट्रगल चल रहा है, जहाँ पे हिंदुओं को हिंदुओं के द्वारा सपोर्ट नहीं मिल रहा और उसका मज़ा ले लेके जो लेफ्टिस्ट लोग हैं ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर सॉरी बातें करते हैं, उस चीज़ को धराशायी करा जा सके। इस उम्मीद के साथ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस उम्मीद के साथ कि आप हिंदू होकर हिंदू के अगेंस्ट खड़े नहीं होंगे, आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं उन 2 पार्ट्स में, जहाँ पे मैं ये बंगाल फाइल्स के ऊपर क्या एलिगेशंस लगे हैं उसके बारे में बात करूँगा, और उन एलिगेशंस के आधार पे मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि आखिरकार विवेक अग्निहोत्री हैं कौन। तो आखिरकार बंगाल फाइल्स के साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है? कुछ बेसिक पॉइंटर्स के साथ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि हिंदुस्तान में समुदाय विशेष के और हिंदुओं के
काफ़ी पढ़े लिखे हिंदुओं के स्थान विशेष में खुजली क्यों हो रही है और वहाँ पे एक ऐसी अग्नि क्यों प्रज्वलित हो रही है जो कि सूर्य का जो कोर होता है, सूरज का जो कोर होता है उससे भी ज़्यादा गर्म है और उससे भी ज़्यादा दुखदाई और पीड़ादायक साबित हो रहा है। सबसे पहले तो बता दूँ कि इस फ़िल्म के ऊपर एलिगेशंस लगे हैं कि हिस्टोरिकल डेटा जो है उसको डिस्टॉर्ट किया गया है, उसको सही तरीके से नहीं दिखाया गया है। सबसे विचित्र चीज़ क्या है, बंगाल के एक फॉर्मर मिनिस्टर जिनका नाम है पूर्णेंदु बासु, उनका ये कहना है कि विवेक अग्निहोत्री की पहली मूवीज़ की तरह ये मूवी भी एक प्रोपेगेंडा है। ऐसा नहीं कहा गया है कि फ़िल्म झूठी है, फैक्ट्स गलत हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। सिर्फ़ एक ही वाक्य को जो है बार-बार रिपीट किया जा रहा है कि प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा है। एक फ़िल्म मेकर है हरनाथ चक्रवर्ती जी, उन्होंने भी इस फ़िल्म के बारे में यही कहा है और उनका प्रॉब्लम ये है बेसिकली कि बंगाल के कल्चर को सही तरीके से डिपिक्ट नहीं किया गया है, इवन दो इस फ़िल्म के अंदर बंगाली एक्ट्रेस को कास्ट किया गया है। अब कुछ एक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इस फ़िल्म को प्रमोट ज़्यादा नहीं किया और सिर्फ़ ये कह दिया कि हमें हिस्ट्री से कोई लेना-देना नहीं है, हमारा काम सिर्फ़ एक्टिंग करना था, हमने एक्टिंग कर लिया, हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई। जो वाक्य मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कोट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, उसके ऊपर गौर फरमाना कि किस तरीके के कमेंट किए जा रहे हैं। कोई भी ये नहीं कह रहा या कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा कि हिंदुओं को उस दिन काटा गया था, मारा गया था। सिर्फ़ यही कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा है, प्रोपेगेंडा है। अब कम्युनिस्ट्स जो हैं, बंगाल के अंदर कम्युनिज़्म बहुत ज़्यादा फ़ेमस है और हर घर के अंदर आपको एटलीस्ट एक कम्युनिस्ट जो है वो मिल जाएगा। उनको ये प्रॉब्लम है इस फ़िल्म से कि कम्युनिस्ट्स को गलत तरीके से दिखाया गया है, उनकी इमेज को गलत तरीके से दिखाया गया है। अब ये वो कम्युनिस्ट्स हैं जिनकी सरकारों के अंदर हिंदुओं को मारा गया, काटा गया, ये वो कम्युनिस्ट्स हैं जहाँ पे बंगाल में फ़ेमिन हुए, ये वो कम्युनिस्ट है जहाँ पे जेनोसाइड पे जेनोसाइड हुए और ये वो कम्युनिस्ट हैं जो अब टीएमसी में कन्वर्ट होके आपके सामने प्रस्तुत हो गया है और संदेश खाली जैसी जो है हरकतें होती हैं और उसके बाद भी ये कहा जाता है कि बंगाल में एवरीथिंग इज़ हंकी डोरी। फॉरगेट अबाउट इतिहास, इस समय जो बंगाल में चल रहा है उसके बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता। इस फ़िल्म के ऊपर एक और एलिगेशन लगाया गया है और वो लगाया गया है शांतनु मुखर्जी के द्वारा, जो कि ग्रैंडसन हैं गोपाल पाठक जी के। उनके द्वारा ये कहा गया है कि फ़िल्म में उनके कैरेक्टर को गलत दिखाया गया है। द बुचर ऑफ कोलकाता जो बोला गया है वो गलत है। इस फ़िल्म में ये भी नहीं दिखाया गया कि किस तरीके से उन्होंने मुसलमान लोगों की फैमिलीज़ को प्रोटेक्ट किया, उनकी जान की रखवाली की। एक पिटीशन कोर्ट में डाला गया था जिसको ख़ारिज कर दिया गया था। अब आप लोगों में से कई लोग ये बोल देंगे कि गोपाल पाठक जी के अगर ग्रैंडसन ऐसा कुछ कह रहे हैं शांतनु मुखर्जी जी, तो उसके अंदर कुछ सत्य तो होगा। पर आपको ये भी बता दूँ कि डीएनए किसी भी जनरेशन का ये साबित नहीं करता कि जो पहले जो जनरेशन थी, जो देशभक्ति का जज़्बा अपने दिमाग में रखती थी, आगे आने वाली जनरेशन भी है उसी तरीके का मादा रखेगी। उसका बहुत सिंपल सा एग्ज़ाम्पल आपके सामने फर्स्ट फैमिली ऑफ हिंदुस्तान गांधी फैमिली है। गांधी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो गांधी नहीं है, वो अडॉप्टेड नेम है। फिरोज़ गांधी नाम था राहुल गांधी जी के दादाजी का। उसके बाद गांधी नाम इसलिए लिया गया ताकि आपके सामने एक प्रोपेगेंडा पेश करके उस नाम का फ़ायदा उठा के आपको भ्रमित किया जा सके। उसी तरीके से शांतनु मुखर्जी जी, जो कि इस समय टीएमसी से ताल्लुकात रखते हैं, उनके पार्टी वर्कर हैं, उनके एक मेंबर हैं, उनसे ये उम्मीद करना कि वो हिंदुओं के बारे में कुछ सांत्वना दिखाएँगे या फिर कुछ इमोशंस दिखाएँगे, ये एक बहुत ही गलत एक्सपेक्टेशन है। टीएमसी का जो थीम लाइन है, टीएमसी का जो रोड मैप है एंटी हिंदू वाला, उसको वो आगे प्रोपोगेट कर रहे हैं एंड दैट इज़ द रीज़न व्हाई उनको ये पसंद नहीं आया कि गोपाल पाठक जी के बारे में जो है इस फ़िल्म में बात करी गई। अब गोपाल पाठक जी के बारे में कितनी डिटेलिंग दी गई है, नहीं दी गई है, वो आप फ़िल्म देख के समझ गए होंगे, बट फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो 1 घंटे का वीडियो है जहाँ पे मैंने गोपाल पाठक के बारे में बात करी है। गो अहेड, वॉच इट और आपको समझ में आएगा कि वो इंसान कितना महान था और शांतनु मुखर्जी जो आज की डेट में स्थान विशेष में घुसा हुआ है ममता बनर्जी के, वो कितना महान इंसान है। सबसे हैरत अंगेज़ करने वाली चीज़ जो इस सारे इंसिडेंट में आपको नज़र आएगी वो ये कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात करने वाले ही जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एक इंसान का, उसको तोड़ने में लगे हुए हैं। एक इंटिमिडेटिंग पॉलिसी जो है बंगाल के अंदर जो है दिखाएगी इस फ़िल्म के अगेंस्ट में। हालाँकि ऑफ़िशियल बैन नहीं लगाया गया, पर हर तरीके से कोशिश करी जा रही है इस फ़िल्म को रिलीज़ वहाँ पे ना किया जाए, ज़्यादा स्क्रीन टाइमिंग को ना मिले। जो थिएटर वाले हैं उनको धमकाया जा रहा है, जो मॉल वाले हैं उनको धमकाया जा रहा है और उनके माध्यम से थिएटर्स वालों को धमकाया जा रहा है, क्योंकि लैंडलॉर्ड और टेनेंट का रिलेशनशिप होता है और अगर लैंडलॉर्ड कहे कि आप हमारे मॉल में इस तरीके की चीज़ नहीं दिखा सकते, तो थिएटर वाले उस तरीके की कॉल ले लेते हैं। विवेक अग्निहोत्री सर जो हैं उन्होंने इस बारे में पुष्टि भी करी। वो जो वहाँ पे इस फ़िल्म को प्रीमियर करने के लिए गए थे, तो वहाँ पे इनके साथ धक्का-मुक्की भी हुई। इनकी होटल्स की बुकिंग जो है वो कैंसल कर दी गई, ऑडिटोरियम्स की बुकिंग्स कैंसल कर दी गई। फिर भी
अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो विवेक अग्निहोत्री को बोला जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल की रक्षा करने वाले जो हैं वो इस समय बंगाल के अंदर बैठे हैं। सबसे विचित्र बात ये है कि जिस हिंदुस्तान के अंदर डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, जिस बंगाल के अंदर वो चीज़ हुई, जिन बंगालियों का खून समुदाय विशेष के द्वारा बहाया गया, वही बंगाल इस समय खड़ा है उस इतिहास को लोगों के सामने आने से रोकने के लिए। क्रिटिसिज्म किया जा रहा है आर्टिस्टिक मेरिट के ऊपर कि जो फैक्ट्स इस फिल्म के अंदर दिखाए गए हैं वो गलत है। अगर फैक्ट्स गलत हैं तो आप उन फैक्ट्स के बारे में बात करिए, उन फैक्ट्स को लोगों के सामने प्रस्तुत करिए। सिर्फ हवाबाजी में बात करने से कुछ भी नहीं होता है। अब चक्कर ये है कि यहाँ पे पब्लिक का बैकलैश थोड़ा आया, थोड़ा किस तरफ से आया, थोड़ा आया लेफ्टिस्ट लोगों की तरफ से, कम्युनिस्ट लोगों की तरफ से, और बहुत कम सपोर्ट आया हिंदुओं की तरफ से। हमारे हिंदू वाले जो हैं वो सोशल मीडिया कीवर्ड वॉरियर्स हैं बेसिकली। और अगर आपको मेरे इस वाक्य से दुख पहुंच रहा है, दर्द पहुंच रहा है, पहुंचना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का सपोर्ट विवेक अग्निहोत्री जैसे फिल्म मेकर्स को आज की डेट में मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आप सैयारा जैसे फिल्म में जाके 200-300 करोड़ रुपए का धंधा करवा देते हो, पर आप बंगाल फाइल्स जैसे फिल्म के ऊपर 500 रुपए खर्च करने की हिम्मत भी नहीं रखते हो। ऊपर से ध्रुव राठी जैसा इंसान कहता है कि विवेक अग्निहोत्री एक क्रिमिनल टाइप का इंसान है क्योंकि वो बच्चों को बंगाल फाइल्स नाम की फिल्म दिखा रहा है जिसमें इतनी ज़्यादा हिंसा है। तो मेरा सीधा सा क्वेश्चन ध्रुव राठी जैसे इंसान से और उस टचपुंजी नाजी जर्मनी कुत्ते से, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज बट दैट्स द रियलिटी, टचपुंजा नाजी जर्मन कुत्ता, उसको ये दिक्कत है कि बच्चों को ये फिल्म दिखाई जा रही है, पर उसको ये दिक्कत नहीं है कि डायरेक्ट एक्शन डे में किस तरीके से बच्चों के सर तन से जुदा कर दिए गए, किस तरीके से गर्भवती महिलाओं का पेट चीर कर उनके पेट से, उनके गर्भ से अजन्मे बच्चों को निकाल के कुओं में फेंक दिया गया, किस तरीके से बच्चों की लाशों के ऊपर गिद्ध और चीले जो हैं वो भोजन की तरह उनका सेवन कर रही थी। एक ऐसा समय आ गया था बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे पे जहाँ पे सूर्य की किरण जो है सड़क पे नहीं पहुँच पा रही थी क्योंकि गिद्धों का जाल आसमान में इतना ज़्यादा था। ये आपको थोड़ा फिल्मी डायलॉग लग सकता है बट दैट इज़ द रियलिटी। उस टाइम पे लोगों को मार के, काट के गटर के अंदर लाशों को फेंक दिया गया था ताकि सड़क से उनको, सड़क पे जो संख्या है वो सामने ना दिखाई जा सके। ऑफिशियल कहते हैं कि 3-4-5 हज़ार लोग मारे गए थे, बट आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये संख्या 30,000 से ऊपर की थी जहाँ पे हिंदुओं का कत्लेआम खुले तौर पे किया गया। सरकार उसके अंदर शामिल थी, गांधी परिवार उसके अंदर शामिल था और किसी ने चू तक नहीं करी इसके बारे में, किसी ने इसके अगेंस्ट में आके बात करने की कोशिश नहीं करी। ध्रुव राठी को अगर इतनी ही ज़्यादा दिक्कत है कि विवेक अग्निहोत्री दिखा रहे हैं बच्चों को इस फिल्म को, तो मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है, तुम्हारा बच्चा हो चुका है, वी ऑल नो इट, और अगर नहीं हुआ है और अगर हो जाए भगवान उसको लंबी उम्र दे, पर मेरा रिक्वेस्ट तुमसे ये है कि उसको बंगाल में एंटी एस्टैब्लिशमेंट टीएमसी का टटपुंजिया बना के नहीं, जिस तरीके से तुम आम आदमी केजरीवाल के टटपुंजिया को टीएमसी से अलग रख के उसको बंगाल में पढ़ने के लिए भेज दो एंड लेट्स सी हाउ वेल ही और शी सर्वाइव्स। मैं किसी बच्चे के बारे में यहाँ पे कोई गलत बात नहीं करना चाहता, बट जो लोग ये ज्ञान फैलते हैं कि बच्चों को हकीकत नहीं दिखानी चाहिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हिंसक है, उन लोगों को इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है। दैट पर्सन नीड्स टू रियलाइज दिस। और मेरा ओपिनियन सीधा सा ये है कि हर उस छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान को ये फिल्म देखनी चाहिए जो आपको इतिहास से उससे अवगत कराती हो। ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी 2 घंटे की फिल्म के अंदर आपको सारा का सारा इतिहास नहीं दिखाया जा सकता, पर जब आपको एक टॉपिक दिखाया जाता है, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस टॉपिक के बारे में जाके फिर रिसर्च करें, उसके बारे में पढ़ें, अपने इतिहास को जानने की कोशिश करें। गोपाल पाठक के बारे में 3 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर कुछ भी नहीं बताया जा सकता। डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में 2 घंटे के अंदर कुछ भी नहीं बताया जा सकता। पर जब आपको पता है कि डायरेक्ट एक्शन डे हुआ, जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी, जिन लोगों को ये लगता है कि कश्मीर में जो जेनोसाइड हुआ, हॉलोकॉस्ट टाइप की चीज़ हुई, वो एक मिथिकल स्टोरी थी, जो आज तक पढ़े लिखे लोग इस बात को मानते हैं, जाके पढ़िए अपने इतिहास को, जाके हिस्टोरियंस की किताबों को पढ़िए, जाके यूट्यूब पे वीडियोस देखिए। हम जैसे लोगों के वीडियोस भी कश्मीर के ऊपर बने हुए हैं, उनके बारे में देखिए एंड देन यू विल रियलाइज़ कि आपके हिंदुओं के साथ किस तरीके का अपने ही देश के अंदर व्यवहार किया गया। अब फिल्म मेकर विवेक अग्निहोत्री जो हैं ऑब्वियसली फिल्म को डिफेंड कर रहे हैं, तो उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि ही इज़ ट्राइंग टू बी डिफेंसिव अबाउट द फिल्म, बट ही इज़ नॉट बीइंग डिफेंसिव अबाउट द फिल्म। आप इस चीज़ को समझिए, उस इंसान ने अपनी जान दांव पे लगा के, जान जोखम में डाल के इस फिल्म को बनाया है, क्योंकि इस समय ममता बनर्जी के अगेंस्ट में बात करना, और ममता बनर्जी के अगेंस्ट में तो फिल्म है भी नहीं एज इट इज़, बंगाल के बारे में बात करना बेसिकली इस देश के अंदर मना ही है। आप बंगाल के बारे में बात नहीं कर सकते। बंगाल इस समय अपने आप में एक अलग सा देश बना हुआ है जहाँ पे एक प्राइम मिनिस्टर, अ सूडो प्राइम मिनिस्टर इज सिटिंग नेम्ड ममता बनर्जी, जो किसी भी चीज़ को, जो समुदाय विशेष की रियलिटी को सामने लाने की कोशिश करती है या एक्सपोज कर सकती है, उसको आगे आने नहीं दे सकती। ये फिल्म की कंट्रोवर्सी है। मैंने आपके 15 मिनट इस चीज़ के ऊपर ले लिया। अब मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ कि आखिरकार विवेक अग्निहोत्री कौन है? वाई
एम आई इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर पर्सन। तो मैं आपको ये बता दूं कि विवेक अग्निहोत्री सर से, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया, मेरा जो इंटरेक्शन हुआ था, जो पॉडकास्ट मेरा उनके साथ हुआ था, इट्स इट्स बैड लक, मेरा बैड लक है, या फिर जो भी कह लें इस चीज़ को आप, कि हमारा दोबारा इंटरेक्शन नहीं हो पाया है, इस चैनल के ऊपर वो नहीं आ पाए हैं या नहीं आए हैं, जो भी कारण रहे हो। उसके अंदर हमने कश्मीर के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करी, और जिस तरीके के जवाब, जिस तरीके का हमारा कन्वर्सेशन हुआ, मैं उस टाइम से ही उनका फ़ैन हो गया था, और अगर किस्मत में रहा, ज़िंदगी में रहा, तो होपफुली कभी उनके साथ मुलाकात भी होगी। एंड व्हेन यू गेट सच काइंड ऑफ पीपल, जहाँ पे आप ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हो, तो आप उनके बारे में जानना चाहते हो कि आखिरकार उनका बैकग्राउंड क्या है। दैट पर्टिकुलर लाइन इन दैट पॉडकास्ट, जहाँ पे उन्होंने मुझे ये कहा कि मेरा बैकग्राउंड नक्सलाइट था, मेरी सोच जो है वो कम्युनिस्ट वाली थी, और मैं सिस्टम के अगेंस्ट था, मैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट था, विच इज़ ओके। उन लाइनों ने मुझे लेकिन सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार इस इंसान के जीवन का इतिहास क्या है। आखिरकार इस इंसान की ज़िंदगी कितनी नॉर्मल रही होगी कि ये बेबाक तरीके से चीज़ों को बनाता है। पर आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि विवेक अग्निहोत्री की ज़िंदगी इतनी नॉर्मल भी नहीं थी। और इस पर्टिकुलर पार्ट में, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो विल टेल यू एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट दिस फिल्म मेकर हु डिजर्व्स मोर बट इज गेटिंग मच लेस। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट आखिरकार विवेक रंजन अग्निहोत्री हैं कौन। अंग्रेजी में एक कहावत आपने सुनी होगी कि यू कैन हेट सर्टन पीपल बट यू कैन नॉट इग्नोर सर्टन पीपल। यही कहावत जो है विवेक अग्निहोत्री की ज़िंदगी में भी लागू होती है। बाय हिज ओन एडमिशन ही वांट्स टू क्रिएट कंटेंट जिससे लोग जिसके बारे में लोग बात करना चाहें, जिसके बारे में लोग बात करना नहीं चाहते हैं। बिल्कुल, और यही वो रीज़न है कि मैं अपने आप से इनको काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता हूँ। मुझे लगता है कि वी आर क्वाइट सिमिलर व्हेन इट कम्स टू पर्सनैलिटीज़। लाइक व्हेन आई टॉक्ड अबाउट अजमेर शरीफ, नो वन वांटेड टू टॉक अबाउट इट, उसके ऊपर फिल्म बन गई। केरला स्टोरी के बारे में बात करी, किसी ने बात नहीं करी थी, उसके ऊपर फिल्म बन गई। वी टॉक्ड अबाउट गोपाल पाठा, जिसके बारे में लोग बात नहीं करते थे, उसके ऊपर फिल्म बन गई। और ऐसे कई सारे वीडियोज़ हैं जिनके बारे में हमने पहले बात करी है, उनके ऊपर फिल्में बन गई हैं, बिकॉज वी ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट कॉन्टेंट जिसके बारे में लोग बात करें, जिसके बारे में लोग बात करना नहीं चाहते, जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। तो 10 नवंबर 1973 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पैदा हुए इस इंसान के अंदर ऐसी क्या ख़ास बात है, या फिर इनकी ज़िंदगी में ऐसी वो कौन सी प्रॉब्लम्स रही है जो आपको प्रेरित कर सकती है। पिताजी का नाम प्रभुदयाल अग्निहोत्री और माँ शारदा अग्निहोत्री, क्रांतिकारी, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के अंदर पार्टिसिपेट भी किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन भी रहा उनका। शुरुआती पढ़ाई इन्होंने ग्वालियर के केंद्रीय विद्यालय और भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंस से करी थी, और उसके बाद दिल्ली के अंदर आईआईएमसी में इन्होंने मास एजुकेशन और हार्वर्ड में एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट की पढ़ाई करी थी। ये आपको विकिपीडिया पेज के ऊपर भी पता चल सकता है। आपको विकिपीडिया पेज पे इनकी लव स्टोरी के बारे में भी पता चल सकता है, जहाँ पे 1997 में इन्होंने इवेंचुअली पल्लवी जोशी मैम के साथ ब्याह किया था, और उसके बाद उनकी एक हैप्पीली एवर आफ्टर वाला जो लाइफ है वो साइकिल शुरू हो गया था। बट मैं यहाँ पे आपको लेके जाना चाहता हूँ विवेक अग्निहोत्री जी के बचपन के बारे में, क्योंकि बचपन में इन्होंने वो चीज़ें देखी जहाँ से इनकी ज़िंदगी के अंदर रुकावटें जो हैं इनिशियल स्टेज पे आनी शुरू हो गई थी, और उसके बाद किस तरीके से इनकी स्कूलिंग के अंदर आपदा विपदा सब कुछ आई, और किस तरीके से कॉलेज आते आते और फिर काम प्रोफेशनल लाइफ में जाते जाते इनकी विचारधारा किस तरीके से बदलनी शुरू हुई, किन तरीके के लोगों के साथ इनकी मुलाकात हुई जो कि जाने जाते हैं भारत विरोधी प्रोपेगेंडा फिल्मों को एक्चुअली बनाने में, जो शायद आपने नोटिस भी नहीं किया होगा। बचपन में विवेक अग्निहोत्री हर मासूम बच्चे की तरह ही एक मासूम बच्चे थे। ये मैं अपने अजम्पशन से कह रहा हूँ, क्योंकि बच्चा कितना शरारती होता है उसके बारे में मतलब सही जानकारी कभी भी नहीं मिलती, क्योंकि बच्चे को कुछ पता नहीं होता और माता पिता ने कभी भी सोशली आके इनके बारे में बात नहीं करी। इनकी ज़िंदगी में लेकिन बचपन में एक रूमेटिक फीवर नाम की एक बीमारी थी जो कि इनकी ज़िंदगी में आ गई, जिसकी वजह से इनकी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जन्म काफ़ी लेट हुआ था इनका, इनके माता पिता की शादी होने के बाद, और इसीलिए इनकी माता जी जो है इनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव थी। तो ये जब ये रूमेटिक फीवर इनकी ज़िंदगी के अंदर आया, तो खेलना कूदना तो दूर की बात है, इनकी नॉर्मल ज़िंदगी भी जो है वो इस स्टेज पे पहुंच गई थी कि ये ज़िंदा रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। महीने में 10-15 दिन स्कूल नहीं जा पाते थे, क्योंकि फीवर बार बार आ रहा होता था। शारीरिक दुख इनको आने लगे थे, शरीर में हमेशा दर्द रहता था, मसल्स वीक होने लगे थे, आंखें कमज़ोर होने लगी थी, और डॉक्टर्स का ये कहना था इनिशियल स्टेजेस में कि ये बच्चा सर्वाइव कैसे कर पा रहा है, यही सबसे हैरत अंगेज करने वाली बात है। बट मेरे ख्याल में वो कंट्रीब्यूट कर सकते हो आप किसी भी इंसान की जो एक दृढ़ता होती है अंदर, वो शायद बचपन से ही उनके अंदर रही होगी कि ज़िंदगी को जीना है, ज़िंदगी में कुछ करना है, एंड
ज़िंदगी में कुछ करना है, उसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता हूँ, ताकि अगेन द रीज़न व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज़ फॉर यू टू नो कि बंगाल फाइल्स क्यों बनी, उसके पीछे का इतिहास क्या है और उसको बनाने वाले बंदे की ज़िंदगी के पीछे का इतिहास क्या है। रोमैटिक फीवर के ऊपर एक बार कॉन्सेंट्रेट करते हैं, क्योंकि ये इनकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली थी। स्कूल ज़्यादा जा नहीं पाते थे, स्कूल क्लासेस जो है ज़्यादा अटेंड नहीं कर पाते थे, और यही वो कारण है कि कम उम्र में ही इन्होंने काफ़ी ज़्यादा किताबें पढ़नी शुरू कर दी। अब घर के अंदर बच्चा बैठा है, स्कूल की पढ़ाई कर ली, उसके बाद क्या ही करेगा? तो उन्होंने घर के अंदर बैठ के साहित्य की किताबें पढ़नी शुरू कर दी, इतिहास की किताबें पढ़नी शुरू कर दी। यही वो समय था जब इन्होंने रामधारी सिंह दिनकर, शिवमंगल सिंह सुमन और भवानी प्रसाद मिश्र, दुष्यंत कुमार जैसे लेखक जो हैं, इनकी किताबों को पढ़ना शुरू किया। ये जो नॉलेज बेस इनकी ज़िंदगी के अंदर आना शुरू हुआ, प्रोबेबली वही एक रीज़न रहा है जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी के अंदर जो क्रिएटिव जूसेस हैं, वो वहाँ से फ्लो करने शुरू करते हैं। जब हम छोटे बच्चों की बात करते हैं तो हम बात करते हैं उनकी क्लास में अचीवमेंट्स के बारे में, पर ये बच्चा थोड़ा-सा अलग था। ये वो बच्चा जिसके शरीर में, पाँव में जब दर्द होता था तो इनकी माँ अपनी साड़ियाँ फाड़ कर, कपड़े बाँध-बाँध कर इनके घुटनों पे जिस दर्द को रोका करती थी। इनकी सोशल ज़िंदगी लगभग ना के बराबर थी, पर इनके कान खुले थे, इनका दिमाग खुला था, और चौथी क्लास तक आते-आते इन्होंने भारत के महान साहित्यकार और भारत के महान पुरुष जैसी किताबें लिख दी थी। 10-10 इनकी कॉपियाँ बनाई इन्होंने खुद से, जो टाइप करके बनाई गई थी, और इनकी वजह से ही बचपन में ही इनका जो है ज़िंदगी को देखने का नज़रिया जो है वो बदल चुका था। पर ये जो ज़िंदगी को देखने का नज़रिया था वो बदला, बट नॉट इन अ गुड वे। ही वाज़ नॉट ऑलवेज़ द राइट विंगर दैट यू नो हिम टू बी। His life was somewhere else. जब ये कॉलेज में गए तो इन्हें अपनी फ्रीडम का रियलाइजेशन हुआ कि ज़िंदगी कितनी फ्री है। वहाँ पे इनको दो तरीके के सिस्टम दिखाई दिए। एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे जो कॉलेज के सीनियर्स होते थे वो रैगिंग करते थे, गुंडागर्दी करते थे, लड़कियों को छेड़ते थे, शराब का सेवन करते थे, सिगरेट, चरस, गांजा, हर तरीके की चीज़ें किया करते थे। और एक दूसरा जहाँ पे पार्टी बेस्ड सिस्टम हुआ करते थे, जैसे NSUI वगैरह हैं, जो एस्टैब्लिशमेंट की चाट के आगे बढ़ा करती थी। बाय हिज ओन एडमिशन ये NSUI के मेंबर बने, इन्होंने भी सिस्टम के साथ काम करना शुरू किया, बट जल्दी ही इनको ये रियलाइज़ होना शुरू हो गया कि ही इज़ नॉट मेंट फॉर दैट, और इन्होंने इंडिपेंडेंट तरीके से जो है वहाँ पे एक्टिविज़्म करना शुरू कर दिया। आपको ये भी बता दूँ, यहाँ पे इनकी जो परिवार का बैकग्राउंड है वो थोड़ा, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड, या सामंतवाद का है, कम्युनिस्ट वाला एटीट्यूड था इनके घर के अंदर, जहाँ पे सबके पास सब कुछ बराबर होना चाहिए, उस तरीके की जो है धारणा जो है इनकी ज़िंदगी में चला करती थी। सर्दियों के टाइम पे वही 2 स्वेटर जो घर में माँ बनाती थी, उन्हीं को धारण किया जाता था। गर्मियों के टाइम पे 2 ही जोड़े कपड़े हुआ करते थे सिमिलर कलर के, जिनको ये पहन के निकला करते थे। क्योंकि कम्युनिज़्म का सीधा-सा फंडा है, रैशनल मत देखो, सिर्फ़ ये देखो कि पैसा है तो सबके अंदर बराबर बाँट दो। किसका कंट्रीब्यूशन क्या है, कौन कितना डिज़र्व करता है, उससे वो मैटर नहीं करता, सबको बराबर का बाँट दो। एक चीज़ मेरे ख़्याल में कम्युनिज़्म वाले देश से आज तक विवेक अग्निहोत्री नहीं अपने आप को जुदा कर पाए हैं, वो है इनका ड्रेसिंग सेंस, क्योंकि ज़्यादातर आप जब भी इनको देखोगे तो ब्लैक पजामे, ब्लैक जीन्स, ब्लैक टी-शर्ट में ही देखोगे। तो वो जो लिमिटेड वार्डरोब वाला सिनेरियो है, वो आज भी इनकी ज़िंदगी के अंदर एग्ज़िस्ट कर रहा है। ये अलग बात है कि बंगाल फाइल्स को प्रमोट करते टाइम नेवर अगेन नाम की एक टी-शर्ट जो है वो ये पहन के घूम रहे थे, जो ये कहती थी, बेसिकली ये कहती है कि डायरेक्ट एक्शन डे, नेवर अगेन। हिंदुओं का जेनोसाइड, नेवर अगेन। देश के अंदर मेजॉरिटी को ही उसकी कनपट्टी पे बंदूक रख के हमेशा समुदाय विशेष के द्वारा देश को चलाया जाएगा, नेवर अगेन। हाउ सक्सेसफुल इट विल बी, दैट्स अनदर स्टोरी, जिसके बारे में विस्तार पूर्वक कई बारी हम बात कर चुके हैं, और कई बारी आपके बहरे कानों के ऊपर वो आवाज़, मेरी या विवेक अग्निहोत्री की आवाज़, पहुँचने में विफल भी रही है। थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, पर आपको एक थोड़ा रेफरेंस देना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि अगेन पर्सनैलिटी से मैच कैसे इंसान कैसे रिलेट करता है, वो स्टोरी बताना चाहता हूँ मैं आपको। आप सबको पता है कि मैं कभी-कभी नॉन-वेज खाता था। अभी तो बहुत ही ना के बराबर हो गया है, बट व्हेन आई हैड अ डॉग, जिसका टैटू मेरे हाथ के ऊपर भी बना हुआ है, इफ यू कैन सी इट, आई एम नॉट श्योर। जब ये ज़िंदा थी तो मैं इसको नॉन-वेज खिलाया करता था, बिकॉज़ जानवरों को चाहिए होता है वो भोजन। तो एक बारी फ्रोज़न फिश मेरे घर के अंदर रखी हुई थी, फ्रीज़र के अंदर। हमारे पिताजी घर आए, आके फ्रिज खोला, एंड ही हैड नो आइडिया कि वो फ्रोज़न फिश है। उन्होंने उसको छू लिया, और अगले 3 घंटे तक मेरे पिताजी जो हैं उल्टियाँ कर रहे थे। उसका सीधा-सा कारण ये है कि माय फ़ादर कट्टर वेजिटेरियन इंसान, फुल साधु संत टाइप के इंसान, जो कि नॉन-वेज अंडा भी अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी सेवन नहीं किया। और उनको बहुत दुःख हुआ था मेरी इस हरकत से कि मैंने अपने घर के अंदर, जिस सात्विक घर के अंदर नॉन-वेज नहीं आना चाहिए, मैंने अपने कुत्ते के नाम पे उस घर के अंदर उस चीज़ का प्रवेश करवा दिया था।
विवेक अग्निहोत्री जी का घर जो है वो भी इसी तरीके का था, सात्विक टाइप का। पर जब ये कॉलेज के अंदर आए तो मटन, कबाब, शबाब, शराब हर तरीके का सेवन जो है इन्होंने किया। हर तरीके के उस पदार्थ का सेवन किया बाय हिज़ ओन एडमिशन, जो कि घर वालों के द्वारा मना किया गया था। वो बेसिकली एक वो होता है ना कि इट्स माय चॉइस, दीपिका पादुकोण वाला इट्स माय चॉइस, वही वाला एटीट्यूड, वही वाली सोच इनकी ज़िंदगी के अंदर आ गई थी और जो इनको फोर्स कर रही थी बेसिकली इन सब चीज़ों की तरफ आकर्षित कर रही थी इनको। छोटे शहर से बड़े शहर में आके लोग किस तरीके से थोड़े मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि सिर्फ अंग्रेज़ी माइंडसेट जो है वही सक्सेसफुल हो सकता है, उस तरीके की धारणा भी इनकी ज़िंदगी के अंदर अपनी जगह बना चुकी थी। ही वाज़ थिंकिंग कि सक्सेसफुल होना है तो यही माध्यम है, इसके अलावा कोई भी दूसरा माध्यम नहीं है। एंड द पीपल हू आर इंडल्ज्ड इन दीज़ काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, दिस काइंड ऑफ रोड मैप टुवर्ड्स देयर लाइफ, इसी के माध्यम से ज़िंदगी को आगे बढ़ाया जा सकता है। दिल्ली में आईआईएमसी में जब ये इवेंचुअली पहुँचते हैं तो वहाँ पे जाके इनको रियलाइज़ होता है कि इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज बेसिकली, और अगर आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपका नॉलेज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हालाँकि फ्रैंकली स्पीकिंग मैं उस चीज़ से उतना ज़्यादा ताल्लुक़ अब नहीं रखने लगा हूँ, क्योंकि नॉलेज हमारे अंदर भी बहुत है, हम भी आपके सामने नॉलेजेबल कंटेंट सामने लाने की कोशिश करते हैं। बट सक्सेसफुल वही होता है जो मसाला वाला कंटेंट होता है, नॉलेज वाला कंटेंट जो है उसको उतनी तवज्जो नहीं दी जाती। बट चूँकि हम विवेक जी के बारे में बात कर रहे हैं तो ज़्यादा डाइग्रेस नहीं करेंगे टॉपिक से। तो इनके दिमाग में आता है कि अंग्रेज़ी इज़ जस्ट अ मीडियम, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उसके बाद ये जाते हैं हार्वर्ड भी जाते हैं, एजुकेशन पूरी करते हैं। यूएस का इनके पास ग्रीन कार्ड भी था, आप लोगों में से काफ़ी लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। जहाँ पर ये एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम किया करते थे। वहाँ पे तारा सिंह नाम की एक महिला थी जो कोका कोला, नेस्ले ऐसे बड़े-बड़े अकाउंट्स जो हैं उनको हैंडल किया करती थी। वो पहली बारी अमेरिकन ग्लोबल कंपनी मैकैन के साथ कोलैबोरेशन लेके हिंदुस्तान आ रही थी और उन्होंने इनको ऑफ़र किया कि तुम हिंदुस्तान में जाके वहाँ पे काम करना शुरू करो। ही शिफ्टेड हिज बेस, ही केम टू इंडिया और एडवर्टाइज़मेंट में इन्होंने काम करना शुरू किया और वहाँ से फ़िल्म बनाने का सपना कभी इनके दिमाग में आया नहीं था। बट कहते हैं ना कि धीरे-धीरे भगवान जहाँ आपको पहुँचाना चाहता है, उस रास्ते पे आपको धीरे-धीरे लेके जाना शुरू कर देता है। विवेक अग्निहोत्री का सफ़र फ़िल्मों की तरफ हिंदुस्तान आने के बाद इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट वाज़ इंटेंशनल और नॉट, वो शुरू हो चुका था। दिल्ली आके जब ये एक एड एजेंसी के लिए काम कर रहे थे, तो उस एड एजेंसी के लिए राकेश ओम प्रकाश मेहरा और उनके दोस्त जो हैं, एक 2 एड्स के ऊपर काम कर रहे थे। उसकी स्क्रिप्ट के ऊपर इन्होंने ही काम किया था। उस एड की शूटिंग के दौरान कुछ झगड़े-वगड़े हुए और राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने जो है उस प्रोजेक्ट को बीच में ही छोड़ दिया। तो वहाँ पे लोगों ने इनको ये कहना शुरू कर दिया कि चूँकि स्क्रिप्ट तुम्हारी है, तुम ही डायरेक्टर क्यों नहीं बन जाते? इन्होंने डायरेक्शन किया भी बाद में उसका और उसके बाद एक सोशल डॉक्यूमेंट्री टाइप की भी बनाई उसके उसी कंटेंट के माध्यम से, जिसको काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन भी मिला था। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ फ़िल्म मेकर्स हैं जो कि एंटी इंडिया मूवीज़ बनाते हैं, पर आपको पता भी नहीं चलता है। राकेश ओम प्रकाश मेहरा वही इंसान है जिसने रंग दे बसंती नाम की जो है वो फ़िल्म बनाई थी। ये फ़िल्म बनाई गई थी बीजेपी को टारगेट करने के लिए। गौर से जाके उस कंटेंट को कभी देखना। और ये फ़िल्म बनाई गई थी पूरी तरीके से वन मोर टाइम टू ग्लोरीफाई कम्युनिज़्म, टू ग्लोरीफाई कि आपका कंट्रीब्यूशन कितना है ज़िंदगी के अंदर या सोसाइटी के अंदर, वो मैटर नहीं करता। आप कितना डिज़र्व करते हो वो मैटर नहीं करता। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज़ कि अगर ₹100 किसी के पास हैं, तो देश में वो सबके पास होना चाहिए। मतलब हाउ रिडिकुलस इज़ दैट? यहाँ एड फ़िल्म्स बनाने का सिलसिला शुरू हो जाता है और धीरे-धीरे फिर इनके पास काम बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर इनके पास सुभाष चंद्रा जो कि ज़ी मीडिया के कर्ता-धर्ता हैं, वही ज़ी मीडिया जो इस समय काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी के अंदर भी है। उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ ज़ी मीडिया को एक्सपोज़ करते हुए, चूँकि मैं वहाँ पे काम कर चुका हूँ, तो उस स्टोरी को आप ज़रूर जानना चाहेंगे। एनीवे वहाँ पे इनको एक वीकली शो बनाने का प्रोजेक्ट मिला, जो कि शुरू किया गया और काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल भी रहा था। फिर इनके पास एक ऑफ़र आता है। ऑफ़र आता है 1995 में एक अमेरिकन फ़िल्म आई थी जिसका नाम था द यूजुअल सस्पेक्ट। लोगों ने कहा कि आपको उसके ऊपर फ़िल्म बनानी चाहिए। अब चक्कर ये है कि बॉलीवुड में उस समय फ़िल्में तो बन रही थी, लेकिन फ़ेमस फ़िल्मों को हूबहू कॉपी किया जा रहा था, सीन टू सीन, जो कि आज भी किया जा रहा है। सलमान खान की वांटेड अगर आपने देखी है हिंदी वर्ज़न, उसका कभी जाके साउथ वाला वर्ज़न देखना। ड्रेसिंग, सीन, डायलॉग, पिक्चराइज़ेशन, कैमरा एंगल सब के सब हूबहू हैं। बॉलीवुड तब भी वैसा था, आज भी वैसा है और विवेक अग्निहोत्री ने जब करियर शुरू किया था, तब भी उस तरीके का था, जो कि इन्होंने अपने इंटरव्यूज़ के अंदर बताया है। फिर उन्होंने चॉकलेट के नाम से एक टेलीफ़िल्म बनाई, जिसको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया। अब चक्कर ये है कि वो एक टेलीफ़िल्म थी। टेलीफ़िल्म को फ़िल्म में कैसे कन्वर्ट किया जाए? उसके लिए भी इनके पास एक विचित्र तरीके का ऑफ़र आता है, जो किस्मत का धनी मानिए इन्हें, वो भी सक्सेसफुल हो जाता है। इस फ़िल्म को लंदन के एक प्रोड्यूसर ने देखा और उन्होंने ये कहा कि तुम अगर सुनील शेट्टी को, इरफ़ान खान को और
अरशद वारसी वगैरह को लेकर अगर इस फिल्म को बना सकते हो तो मैं इसमें पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ। नाउ ही डिड नॉट हैव एनी बैकग्राउंड पर से, पर इन्होंने कोशिश करी और वहाँ से इन तीनों ने हाँ बोल दी एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। अगर विवेक अग्निहोत्री के इनिशियल स्टेजेस ऑफ डायरेक्टर वाला काम को देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि ही वॉज अ मसाला मूवी मेकर। गोल जैसी फिल्म भी इन्होंने करी थी विच वॉज वेरी सब स्टैंडर्ड, वेरी रेगुलर बॉलीवुड फिल्म, जो आप देखो ना देखो घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ता। और उस टाइम की जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन था उसी तरीके का प्रोडक्शन था, उतना ज़्यादा नहीं था। और फिर इनकी ज़िंदगी के अंदर बदलाव आता है, पर उस बदलाव को आने में और उसको एग्जीक्यूट होने में 7 वर्ष का समय लग जाता है। वो क्या था? बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम। विवेक अग्निहोत्री आईसीबी में आई एम बुद्धा नाम से एक कोर्स चला रहे थे, जहाँ पे इन्हें बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम का आइडिया आता है। वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स थे जो नक्सल्स का महिमा मंडन किया करते थे, उनके ऊपर वो फिल्म बनाने वाले थे। उन्होंने फिर इनको कहा कि इसका एक दूसरा पहलू भी है एंड पढ़े लिखे बच्चों के खिलाफ जो ब्रेन वॉशिंग का काम चल रहा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड। और इन्होंने फिर डेटा निकाला और उन लोगों के सामने प्रस्तुत किया। उसके ऊपर किताब भी लिखी गई और इस किताब को काफ़ी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट सेलर्स ऑल्सो। और वहाँ से इन्होंने लोगों की मानसिकता को चेंज करने की कोशिश करी। अब चक्कर ये है कि ये प्रोजेक्ट 2009 में शुरू हुआ था, ठीक है, पर बीच में फंस गया पैसों की वजह से, दूसरी चीज़ों की वजह से। पर वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित होने वाला था, क्योंकि वो प्रोजेक्ट इवेंचुअली रिलीज़ होता है 2016 में, जब नरेंद्र मोदी की सरकार आ चुकी थी और भारत के अंदर माहौल जो है थोड़ा सा बदल चुका था। लोगों का ऐसा मानना है कि चूंकि सरकार बदल गई उसके बाद ये जो प्रोजेक्ट आया, इसीलिए इनको लाइमलाइट मिल गया और इनकी ज़िंदगी में जो परेशानियां इस प्रोजेक्ट की वजह से आ सकती थी वो इनको नहीं झेलनी पड़ी। इनके अगेंस्ट एलिगेशंस लगाए गए, इनका विरोध किया गया। इनके साथ ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए हैं जहाँ पर ये जब अपने प्रीमियर्स करने के लिए गए हैं, मूवीज़ को प्रमोट करने के लिए गए हैं, तो इनके साथ धक्का मुक्की करी गई है, इनका कंधा तक तोड़ दिया गया था, जानलेवा हमले इनके ऊपर हुए। जेएनयू में ये अपने प्रोजेक्ट को जब दिखाने के लिए गए थे तो वहाँ के जो कर्ता धर्ता थे एडमिन डिपार्टमेंट वाले, उनकी एक माता जी थी, उन्होंने इनको परमिशन देने से मना कर दी थी। परमिशन इसलिए मना कर दी थी क्योंकि वो थी स्वरा भास्कर की माँ। उस प्रोजेक्ट के अंदर द सेड प्रोजेक्ट ये स्वरा भास्कर को कास्ट करने वाले थे, पर जब इनको पता चला कि वो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट है और वाइब्रेटर का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करती है इन ऑल द 3-4 प्लेसेस अवेलेबल इन द बॉडी, तो इन्होंने जोक सपाट मेरी भाषा को उतना इंपॉर्टेंस मत देना यहाँ पे, बट स्वरा भास्कर का नाम आते ही वाइब्रेटर देवी सिर्फ दिखाई देती है और कुछ भी नहीं दिखाई देता है मुझे, या कुछ समझ में नहीं आता कि उसको कैसे डिफाइन करूँ। तो इन्होंने उसको इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया। शायद माता जी इसी बात से नाराज़ थे कि इन्होंने वहाँ पे इनको परमिशन नहीं दी। तो इन्होंने एडमिन डिपार्टमेंट के ब्लॉक के बाहर तंबू वंबू लगा के वहाँ पे अपना जो है सारा का सारा कंटेंट जो है वो प्रस्तुत किया था। यहीं पे इनके साथ मारपीट भी हुई थी, फिजिकल अटैक्स हुए थे, जो कि इनकी ज़िंदगी के अंदर नॉर्मल चीज़ बन गई है, जो आपने बंगाल के अंदर देख ही लिया होगा। फिर इवेंचुअली इन्होंने बनाई कश्मीर फाइल्स, जिसकी वजह से मेरा इनके साथ इंटरेक्शन हुआ। फिर उन्होंने बनाई वैक्सीन फाइल्स, उसके पहले ये बना चुके थे तशकंद फाइल्स। तशकंद फाइल्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया गया था। वहाँ से एक्चुअली में विवेक अग्निहोत्री बिकेम विवेक अग्निहोत्री द राइट विंगर, जहाँ पे इनके ऊपर एलिगेशन लगने लगे कि ये सिर्फ सरकार का प्रोपेगेंडा चलाते हैं। अब दिक्कत ये है कम्युनिस्ट और समुदाय विशेष के साथ कि ये प्रोपेगेंडा चलाते हैं, सिर्फ यही कहते हैं, पर कभी भी क्या ये इन्फॉर्मेशन गलत है ये कभी नहीं कहते। क्या कश्मीर में हिंदुओं को नहीं मारा गया, इसके बारे में बात नहीं करते। क्या डायरेक्ट एक्शन डे नहीं हुआ, इसके बारे में बात नहीं करते। क्या वैक्सीन बनाते टाइम एक टूल किट काम नहीं कर रही थी, जहाँ पे भारत की वैक्सीन को दरकिनार कर दिया जाए, उसको हर तरीके से विफल करने की कोशिशें करी जा रही थी। गलत डेटा लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा था। फाइजर को यहाँ पे प्रमोट करने की कोशिश करी जा रही थी बाय सेलेक्टिव जर्नलिस्ट्स। यहाँ पे ये बोला जा रहा था क्या नाम है, अखिलेश यादव के द्वारा, कि भाजपा की वैक्सीनें हम नहीं लगाएंगे। वो सारी की सारी चीज़ें वैक्सीन फाइल्स में दिखाई गई। तो गलत क्या दिखाया गया? जो बोला गया वही दिखाया गया था, बट प्रोपेगेंडा है जी। कश्मीर फाइल्स में एक महिला को अपने पति के खून से रीसते हुए चावल जो हैं वो खिलाए गए। क्या वो प्रोपेगेंडा था? कोई माइकल आल अगर स्क्रीन पे आके ये कह सकता है कि वो झूठ है, तो भगवान करे, एंड हो सकता है मुझे इस चीज़ के लिए गाली, तो भगवान करे किसी दिन समुदाय विशेष का एक इंसान उनके साथ भी इस चीज़ को रिपीट करे और वो ज़िंदा रहें इस चीज़ को बताने के लिए, और हम जैसे लोग कह सकें साला तुम प्रोपेगेंडा कर रहे हो, क्योंकि हमारा अब्दुल जो है ऐसा नहीं है, हमारा अब्दुल ऐसा काम नहीं कर सकता। एनीवेज, कश्मीर फाइल्स से फिर यहाँ का इनका सफ़र वैक्सीन फाइल्स के माध्यम से पहुँचता है बंगाल फाइल्स पे, जहाँ पे इनका ये कहना है कि अगर मेरी फिल्म 10 पैसे का रिजल्ट भी ना करे, 10 पैसे का बिजनेस भी ना करे, बट अगर इसके माध्यम से लोगों के पास इंफॉर्मेशन पहुँचे, आई वुड बी मोर देन हैप्पी। और मेरे जीवन का मकसद जो है भारत के सत्य को सामने लाने का लोगों के सामने, वो संपूर्ण होता है।
That is the kind of thought process that this guy has. And what are we doing? We are not supporting him. हम फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सैयारा को 200 करोड़ कमा के दे दिए, बाहुबली अच्छी फिल्म थी, उसको भी पैसा कमा के दे दिया, आपने जवान को नेशनल अवार्ड दिलवा दिया, जवान जैसी फिल्म जिसको नेशनल अवार्ड दिला दिया, आपको शर्म आनी चाहिए। आप बंगाल फाइल्स को 20 करोड़ पहुंचाने में आपकी सांसें थक गई, 20 करोड़ पहुंचाने में आपकी सांसें थक गई। हम जैसे कंटेंट मेकर जब इनके बारे में बातें करते हैं तो आप कम्युनल हेटर कहते हो हमें। मिराई का मैंने कल एक मूवी रिव्यू डाला था, मूवी रिव्यू जहाँ पे वो श्री राम के ऊपर वो फिल्म बनी हुई है, उस कंटेंट को देखने से आप लोगों ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मसाला नहीं था, उसके अंदर सनातन की बात हो रही थी। सो व्हाट डू वी डू? व्हाट डू वी डू? आई डू नॉट नो। मैं आपके सामने सिर्फ इस मूवी की कंट्रोवर्सी और विवेक रंजन अग्निहोत्री की ज़िंदगी के अननोन पहलू आपके सामने रखना चाहता था। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, बट आई होप आप मेरे इस वीडियो के बनाने के मकसद को समझें कि भाई मैं हर दूसरे वीडियो के बाद यही सोचता हूँ कि बस हो गया भाई, सनातन की बात नहीं करनी, हिंदू की बात नहीं करनी, यहाँ सपोर्ट नहीं मिलेगा, नहीं होगा। बट हियर आई एम, भगवा पहन के, भगवा की बात करते हुए, विथ फुल नॉलेज कि आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा, ना वीडियोस को शेयर किया जाएगा, ना लोगों को जोड़ा जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। बट हम फिर भी लगे हुए हैं। मेरा दोष है कि मैं लगा हुआ हूँ, और विवेक रंजन अग्निहोत्री जैसे लोगों का दोष है कि वो लगे हुए हैं। आप किस चीज़ में लगे हुए हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना। सब्सक्राइब करने अब दोबारा नहीं बोलूँगा, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और क्या क्या चीज़ें हैं उसके बारे में नहीं बताऊँगा। क्योंकि इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। समय देने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव। ध्यान रखना।